पढ़ लेते हैं। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 in their partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Balance sheet on the liability side, creditors, bills payable, bank loan, general reserve, capitals of Padma and Kumud. On the asset side, bank, bills receivable, debtors less RDD, stock, furniture, machinery and building. On 1st April 19, they admitted Asha on the following terms. Half share in future profits, Asha should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. Half amount of goodwill is withdrawn by old partners. दिया हुआ है. The stock is depreciated by 10%, machinery by 5%. RDD is to be maintained at ₹3,000. Mark this adjustment. This is new adjustment, important adjustment जो आज हम cover करेंगे. Furniture should be appreciated to ₹16,050 and building be appreciated by 20%. Prepare necessary ledger accounts. सबने ledger का ruling complete कर लिया है. At the time of admission, all assets and liabilities should be revalued. तो revaluation account आपको दिखाएगा कि इस रिवैल्यूएशन पे उस असेट पे लॉस है या प्रॉफिट है. देन पार्टनर्स कैपिटल, काफी सारे चेंजेस होने वाले. बैंक अकाउंट, एज न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा तो कैश बैंक बैलेंस चेंज होगा. एंड बनेगी रिवाइज्ड बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. हम इसे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लिख सकते हैं या बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन में लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग. जो भी अकाउंट्स मैंने ओपन किए हैं इनमें से कुछ अकाउंट्स आपको ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हैं. मैंने ओल्ड क्यों कहा? क्योंकि ये बिफोर एडमिशन आपको बैलेंस शीट दी है. हमें कैसे समझेगा कि ये बिफोर एडमिशन है? क्योंकि वहाँ पार्टनर्स दो ही है, कुमुद एंड पद्मा. न्यू पार्टनर जो है वो आशा न्यू पार्टनर है. इसका कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट दी है उसमें नहीं है, यानी ये बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ओल्ड बैलेंस शीट. इस ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया है. तो ट्रांसफर बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. Padma's share in Padma's column and Kumud's share in Kumud's column. आशा का कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है. देन आपको असेट में बैंक दिया है और बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है, तो ट्रांसफर करते हैं बैंक बैलेंस इन बैंक अकाउंट. ऑन द डेबिट साइड सबको मालूम है न्यू डेबिट साइड 22,500. अब बिफोर एडमिशन जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होंगे, वो बिफोर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा. इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर रहने वाला नहीं है. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस हमें दिया जाएगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L के नाम से. है क्या कुछ? पहले चेक करते हैं. तो यस, लायबिलिटी में दिया है जनरल रिजर्व. तो इस जनरल रिजर्व को जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था पार्टनर्स में, बिफोर एडमिशन हम क्या कर देंगे, इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्योंकि इस प्रॉफिट पे सिर्फ और सिर्फ राइट रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का. तो 7,500 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2. ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में. तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 एंड सेकेंड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5. तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 7,500 into divided by 5, so that is 1,500 and 4,500 and 3,000 ये पार्टनर्स के रिजर्व में रहेंगे शेयर. तो ये शेयर रिजर्व का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी मुझे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. लायबिलिटी है इसीलिए हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय जनरल
रिजर्व अकाउंट 4,500 and 3,000। इस रिजर्व में न्यू पार्टनर को कोई भी शेयर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिफोर एडमिशन प्रॉफिट था, तो सिर्फ बिफोर एडमिशन जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनको ही ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक। और कोई P&L वगैरह सच कोई एंट्री हमको दी भी नहीं है। अब हमें करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम वैसे तो 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, बट फर्स्ट ट्रीटमेंट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखते हैं जितनी भी असेट्स है या हमने इसे कहीं रिवैल्यू किया है क्या, तो एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा। फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स आशा शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेट्स टू न्यू पार्टनर। तो ये न्यू पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सारे रिवैल्यूएशंस होंगे, तो रिवैल्यूएशन के बाद हमें ये एंट्री को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड, half amount of goodwill is withdrawn by old partners. Again this adjustment relates to goodwill, जो न्यू पार्टनर लाएगा तो ये सबसे लास्ट में किया जाएगा। The stock is depreciated by 10%. What is depreciation? Reduction है ना। स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हुई। एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हुई, असेट रिड्यूस हुआ, असेट कम हुआ, हमारे लिए लॉस है। वो लॉस को पहले रिकॉर्ड करो और फिर रिवाइज फिगर हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी स्टॉक की। तो स्टॉक देखते हैं ओल्ड वैल्यू कितनी थी और उस पर कितना 10% का रिडक्शन हुआ है। तो ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक which is given in the balance sheet 36,000. Is 36,000 पे depreciation is 10%, that means 3,600 से value reduce हुई। असेट 3,600 से अगर कम होती है तो हमारे लिए वो लॉस है। वो लॉस हम कहाँ शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 3,600। पहले हमने लॉस रिकॉर्ड किया, अब वो असेट का एक्चुअल फिगर रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। स्टॉक असेट है तो हम असेट में शो करेंगे स्टॉक, ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक 36,000। इसमें डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली दिया है तो हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन 3,600, दैट मींस रिवाइज्ड फिगर ऑफ स्टॉक इज 32,400। Then after reduction stock आ चुका है 32,400 पे। Then in same point stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%. मशीनरी की वैल्यू 5% से रिड्यूस हुई, तो मुझे मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं चेक करती हूँ ओल्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी हमें दिया था 15,000। इस 15,000 पे रिडक्शन इज 5%, तो 15,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 5%, तो वो आएगा 750। 750 से मशीनरी की वैल्यू कम हुई, तो 750 मेरे लिए लॉस है। वो लॉस पहले हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 750 and revised figure after deducting depreciation, revised value of machinery शो की जाएगी बैलेंस शीट में। तो शो करते हैं बैलेंस शीट में मशीनरी ओल्ड वैल्यू 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 750, क्योंकि टर्म डेप्रिसिएशन दी है तो मुझे डेप्रिसिएशन ही यूज करना पड़ेगा। आप इसे डिक्रीज भी लिख सकते हो, रिडक्शन भी लिख सकते हो, बट दिया है डेप्रिसिएशन तो हम डेप्रिसिएशन ही यूज करेंगे, ठीक। आगे आरडीडी, ध्यान से समझना है आरडीडी का। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000। इसका मीनिंग क्या है? आरडीडी टू बी मेंटेन एट 3,000। मेंटेन एट 3,000 दैट मींस आफ्टर एडमिशन आरडीडी की वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है 3,000। एडजस्टमेंट में दिया है, यानी आरडीडी की रिवैल्यू फिगर है। दैट मींस न्यू आरडीडी हमारी होने वाली है 3,000। आफ्टर एडमिशन आरडीडी का बैलेंस होने वाला है मेंटेन एट 3,000। जब भी हम कोई असेट को
को कंपेयर करते हैं या लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने स्टॉक का डेप्रिसिएशन दिया था, तो मैंने ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक देखा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जब मुझे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिया है, तो मैंने ओल्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी चेक की और उसकी रिवाइज्ड फिगर हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की। यानी मैंने मशीनरी की एडजस्टमेंट के लिए मशीनरी की ओल्ड वैल्यू को ही कंपेयर किया था। स्टॉक के एडजस्टमेंट के लिए मैंने स्टॉक की वैल्यू को ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक से ही कंपेयर किया था, राइट। तो यहाँ पर भी जब आरबीडी दिया जाएगा, तब इस आरबीडी को, ये न्यू आरबीडी को मुझे ओल्ड आरबीडी के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में हमें कहीं आरबीडी दिया हुआ है क्या, पहले चेक करते हैं। आरबीडी किसके साथ हमेशा दिया जाता है? डेटर्स के साथ। तो देखो डेटर्स के साथ क्या आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं आरबीडी स्पेसिफिकली मेंशन की है क्या? अगर मैं ओल्ड बैलेंस शीट देखती हूँ असेट साइड, तो यस, हमें डेटर्स के साथ आरबीडी दिया हुआ है। कितना है आरबीडी? 2400। ओल्ड बैलेंस शीट में आरबीडी 2400 था, यानी ये ओल्ड आरबीडी थी। जो ओल्ड आरबीडी 2400 थी, आफ्टर एडमिशन वो आरबीडी न्यू आरबीडी होने वाली है 3000। आरबीडी को आरबीडी के साथ ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इस डिफरेंस को, इस चेंज को हमारे लिए वो लॉस है या प्रॉफिट है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट, असेट कम होती है तो लॉस, हम डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर भी आरबीडी को हमें आरबीडी के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है, दैट इज योर न्यू आरबीडी मेंटेन्ड एट 3000, दैट मींस आफ्टर एडमिशन आरबीडी को आपको मेंटेन करना है 3000, दैट मींस न्यू बैलेंस शीट में आपकी आरबीडी शो होनी चाहिए 3000। तो इस आरबीडी को मुझे ओल्ड आरबीडी के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे पहले देखना है क्या आपको क्वेश्चन में ओल्ड आरबीडी यानी ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं आरबीडी दी हुई है क्या? यस, दिया हुआ है। आरबीडी आपका बैलेंस दिया था 2400, ओल्ड बैलेंस शीट में था, यानी वो ओल्ड आरबीडी थी। एडजस्टमेंट की जो आरबीडी रहेगी वो न्यू आरबीडी रहेगी। ओल्ड आरबीडी का बैलेंस was 2400, but now this RBD is to be maintained at 3000, यानी 2400 की RBD अब होने वाली है 3000। जो मैंने पहले डाउटफुल क्रिएट किए थे 2400, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें पता चला कि ये 2400 के डाउटफुल पहुंच गए हैं 3000 पे, हमने और डाउटफुल क्रिएट किए। तो इसको कंपेयर करो, 2400 की आरबीडी का बैलेंस आपको 3000 करना है, यानी हमें इस आरबीडी नाम के अकाउंट में कितना चेंज शो करना पड़ेगा? 600 ऐड करके 3000 आने वाला है। 2400 का बैलेंस कट करके मैं 3000 नहीं कर सकती। 2400 का बैलेंस 3000 करने के लिए मुझे 600 उसमें ऐड करने पड़ेंगे और ये ऐड ही आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो 600 रुपीज ऐड हो रहे हैं, ये आपके लिए या तो लॉस है नहीं तो प्रॉफिट है। एक बार वापस बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उसमें आपको आरबीडी दी है 3000। ये 3000 जो बैलेंस शीट के नीचे दी है, दैट मींस दिस इज योर न्यू आरबीडी। ये रिवाइज्ड फिगर है आरबीडी की। आरबीडी टू बी मेंटेन्ड एट 3000, दैट मींस आफ्टर एडमिशन योर रिवाइज्ड फिगर ऑफ आरबीडी आपको मेंटेन करनी है 3000। तो इस आरबीडी को मैंने चेक किया, ठीक है मुझे 3000 मेंटेन करना है, बट कोई इसका ओल्ड बैलेंस है क्या? तो आपको दिखाएगा ओल्ड बैलेंस शीट। यस, ओल्ड बैलेंस शीट में आरबीडी रिकॉर्डेड थी 2400। इस 2400 के बैलेंस को मुझे 3000 करना है। काटपीट करके तो नहीं कर सकती, तो 2400 को 3000 करने के लिए मुझे 600 ऐड करने पड़े। तो ये 600 जो ऐड होगा वो आपके लिए या तो लॉस है नहीं तो प्रॉफिट है। फिर वो लॉस है या प्रॉफिट है वो चेक करना पड़ेगा। तो
अब कैसे चेक करेंगे, ये हम कौन से एंट्री पे है, आरडीडी। व्हाट इज आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं, ये फुल फॉर्म है। आरडीडी मीन्स एक्सपेक्टेड लॉस, फ्यूचर लॉस। जो लॉस मैंने माना था 2400 होने वाला है, बट अब वो 3000 लॉस होने वाला है, यानी हमारा लॉस 600 से बढ़ रहा है। लॉस अगर बढ़ता है, जो लॉस 2400 था वो 3000 होने वाला है, या वापस 600 से मेरा लॉस होने वाला है। लॉस है ना, तो फर्स्ट इफेक्ट शो करो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2400 की आरडीडी 3000 करनी है, यानी मेरा लॉस बढ़ रहा है 600 से एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो मैंने वो लॉस रिकॉर्ड किया। रिवाइज्ड फिगर मुझे बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी आरडीडी की, तो मुझे शो करना पड़ेगा डेटर्स के साथ ही। तो मैंने लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगी डेटर्स कितनी है, ओरिजिनल डेटर्स इधर कॉलम के 62400, इसमें से हम कौन सी आरडीडी माइनस करेंगे, तो न्यू आरडीडी, क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट में मुझे रिकॉर्ड करना है। तो न्यू आरडीडी ओल्ड में 2400 था, अब 600 से वो लॉस बढ़ गया, यानी न्यू आरडीडी कितनी है जो एडजस्टमेंट में दी है, दैट इज 3000। That means your revised debtors आएंगे 59,400। इसको थोड़ा सा हम लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे, अगर आपको इसके ऊपर और डाउट्स होंगे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू का मीनिंग है एप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर की वैल्यू एप्रिशिएट हुई, कहां तक एप्रिशिएट हुई, 16,050, यानी फर्नीचर को 16,050 तक इंक्रीज करो, एप्रिशिएट करो। तो इस फर्नीचर की रिवाइज्ड फिगर को मैं कंपेयर करती हूँ फर्नीचर के ओल्ड वैल्यू के साथ। तो चेक करो, ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर 14,100, बट वो वैल्यू कहां तक एप्रिशिएट हुई, 16,050। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में चेंज है, कितने अमाउंट का डिफरेंस है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा। डिफरेंस तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1950। ये डिफरेंस, ये चेंज आपके लिए या तो लॉस है नहीं तो प्रॉफिट। कैसे समझेंगे लॉस है या प्रॉफिट है? ये फर्नीचर की एडजस्टमेंट है। जो फर्नीचर 14,100 का था, अब 16,050 हो चुका है, यानी फर्नीचर की वैल्यू 1950 से बढ़ गई, एप्रिशिएट हुई, यानी इंक्रीज हुई। असेट जब बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है हमारे लिए प्रॉफिट, वो इनकम है, प्रॉफिट है, इसीलिए वो डिफरेंस पहले मुझे रिवैल्यूएशन में शो करना पड़ेगा बाय फर्नीचर अकाउंट 1950 एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ फर्नीचर हम पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर ओल्ड वैल्यू आपको ये बताना पड़ेगा कि 14,100 की एप्रिसिएशन दिया है, स्पेसिफिकली एप्रिसिएशन, इसलिए मैं वर्ड भी यूज करूंगी एप्रिसिएशन 1950 एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ फर्नीचर इज 16,050। ठीक, तो इस तरीके से रिवाइज्ड फिगर हमने शो किया है। ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू का डिफरेंस आपको हमेशा रिवैल्यूएशन में पोस्ट करना पड़ेगा, ये लॉस प्रॉफिट का डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर रिवाइज्ड फिगर हम पोस्ट करेंगे असेट में। इसके आगे आपको और भी दिया है, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग पे 20% का इंक्रीज है। तो देखते हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 45,000 पे इंक्रीज है 20%, एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 45,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 20%, तो वो आएगा 9,000 से वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे ये वैल्यू बढ़ गई है, यानी ऐड करना पड़ेगा और रिवाइज्ड फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी 54,000। 45,000 की बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट होके अब आ चुकी है 54,000 पे, तो ये डिफरेंस
तो प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है। एप्रिसिएशन बोला है ना, असेट की वैल्यू बढ़े तो इनकम, प्रॉफिट, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में शुरू करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 9000 एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ बिल्डिंग हम शो करेंगे बिल्डिंग 45,000, एप्रिसिएशन इसमें है 9,000, दैट्स बाय रिवाइज्ड फिगर ऑफ बिल्डिंग, एप्रिसिएशन है तो ऐड करके आया 54,000, राइट। अब सारे रिवैल्यूएशंस हो चुके हैं, अब हमें चेक करना पड़ेगा नॉन रिवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें कोई भी रिवैल्यूएशन दिया नहीं है, दैट मींस उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो मुझे एज इट इज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखते हैं लायबिलिटी सेट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कुछ भी मेंशन नहीं है, इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं था। जो बिफोर है वही आफ्टर फिगर्स रहेगी, तो हम ये तीनों एंट्रीज एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स 37,500, बिल्स पेएबल 30,000, बैंक लोन 48,000, देन जनरल रिजर्व बिफोर एडमिशन जो भी प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया। कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। चेक करते हैं असेट, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल, कोई भी रिवैल्यूएशन मुझे बिल्स रिसीवेबल के लिए नहीं था, यानी उसकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। ट्रांसफर करते हैं एज इट इज बिल्स रिसीवेबल 11,400, डेटर्स लेस ऑलरेडी दिया हुआ था और हमने उसको दोनों को कंसीडर कर लिया है। स्टॉक यस रिवैल्यूएशन था, फर्नीचर रिवैल्यूएशन था, मशीनरी रिवैल्यूएशन था, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन था, सब पे रिवैल्यूएशन है। जो नॉन रिवैल्यूड असेट्स लायबिलिटीज होंगे उसे हमें एज इट इज ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब फर्म में आने वाला है न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर आने के पहले जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर दो। तो इसीलिए सबसे पहले क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर द बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले आप कंप्लीट करेंगे सभी।
डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को जब हमने क्लोज किया तो हमने डेबिट क्रेडिट का टोटल लिया। क्रेडिट इज 10,950, डेबिट इज 4,950, डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट इज 6,000। ये 6,000 को हम कहेंगे प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3/5 एंड 2/5। फर्स्ट पार्टनर का शेयर आया 3,600, सेकंड पार्टनर का शेयर आया 2,400। रिस्पेक्टिव अकाउंट में भी हमने इसे ट्रांसफर किया। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू फर्म में आएगा न्यू पार्टनर। अब आ रहा है न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर से सबको मालूम है दो टाइप का अमाउंट रिकवर करते हैं। फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल, सेकंड टुवर्ड्स गुडविल। तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करते हैं। ठीक, तो देखते हैं जो आशा है न्यू पार्टनर, वो कितना कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगी, कितने शेयर के लिए करेगी, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है। On 1st April 19, they admitted Asha on the following terms: for half share in future profit। हाँ, पहले 2 रुपीस का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी आशा को मिलेंगे। इस कंडीशन पे आशा पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुई है। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। मुझे पता चल गया कि आशा कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है फर्म में, 30,000। तो ये 30,000 की वर्किंग नोट में हमें शो करनी पड़ेगी पहले एंट्री। तो सभी बैलेंस शीट के नीचे बनाएंगे सभी वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर की जाएगी फॉर कैपिटल। हमेशा वर्किंग नोट मुझे कॉपी में लिखना ही चाहिए। फर्स्ट वर्किंग नोट हम शो करेंगे फॉर कैपिटल। आशा ने कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 30,000। ये 30,000 उसने कैपिटल दिया, यानी फर्म को पैसा दिया। चेक, कैश या बिल या ड्राफ्ट या कोई ऐसे उसने इन्वेस्ट की, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने 30,000 रुपीज फर्म को दिए। बट फर्म कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है, बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही है। एज कैश इज कमिंग इन, तो इंस्टेड ऑफ कैश हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को। ये कल लाइव क्लास में हमने इसको और अच्छे से क्लियर कर दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, amount received by firm, and who is giver, Asha is given, to write down to Asha's capital as capital amount is invested in the business by Asha। तो पूरा लिखा जाएगा Asha's capital। ठीक, तो बैंक टू Asha's capital। तो इसको मुझे कहीं भी कोई भी पार्टनर्स के लिए ही उसने अमाउंट नहीं लाया, नहीं, उसने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो ये अमाउंट आशा को ही वापस किया जाएगा। सबको मालूम है जब आशा रिटायर होगी, जब आशा का डेथ होगा या जब फर्म बंद होगी, तो इसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास नहीं होती। इसीलिए हम इसको अब लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट के बैंक के क्रेडिट में टू आशा's कैपिटल एंड आशा अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक 30,000। नेक्स्ट, अब ला रही है वो आपको सेम पॉइंट में आगे दिया है 15,000 फॉर गुडविल इन कैश दिया हुआ है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल के लाइव सेशन में कि गुडविल अमाउंट वो इमीडिएट भी ला सकती है या वो फ्यूचर में भी ला सकती है। अगर वो फ्यूचर में लाती है तो कौन सा वर्ड आपको दिया जाएगा, ये याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है ना 15,000 वो ला रही है टुवर्ड्स गुडविल बट इन कैश, उसने कैश में लाया। बट फर्म क्या करेगी, ये कैश उसने बैंक अकाउंट मेंटेन किया है तो कहाँ डिपॉजिट करेगी, बैंक में। तो ये एंट्री आपको थ्रू बैंक अकाउंट शो करनी पड़ेगी। तो सेकंड वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं फॉर गुडविल, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट टेकन फ्रॉम आशा। फर्म ने आशा से जो पैसा लिया है उसकी एंट्री, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है उसकी एंट्री। तो फर्म को कैश मिलेगी, बट कैश की जगह पर हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यस, बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच अमाउंट इज 15,000, बट ये 15,000 हमने किस
रिसीव हो गया। अब ये अमाउंट फर्म अपने पास नहीं रखती, इमीडिएट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट हम डायरेक्टली अमाउंट दे दिया, दैट इज पेड एंट्री शो नहीं करते, पहले हमें क्या शो करना पड़ेगा, राइट, पेबल। तो दिस 15,000 अमाउंट इज पेबल टू पद्मा एंड कुमुद। तो मुझे इन दोनों को पेबल है, मुझे है फर्म, तो फर्म क्या देखेगी, मुझे पद्मा को देना है, मुझे कुमुद को देना है। क्रेडिट टू हुम मनी इज पेबल, इसीलिए इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक लाइन मैंने ब्लैंक रखी, टू पद्मास कैपिटल एंड टू कुमुद्स कैपिटल। बट ये किस का अमाउंट पेबल है, कैपिटल का, गुडविल का, गुडविल का अमाउंट पेबल है, तो डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट। तो एंट्री पास हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कुमुद्स पद्मास कैपिटल टू कुमुद्स कैपिटल। बट गुडविल अमाउंट 15,000 था, 15,000 में से पद्मा को कुमुद में तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबको मालूम है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यस, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या हम इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? न्यू रेशो इज नॉट गिवन, न्यू रेशो नहीं दिया तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हम करने वाले हैं, बट कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होता है, ठीक? तो हमें ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो अज्यूम करना है। दैट मींस 15,000 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है। तो 15,000 into 3/5, 15,000 into 2/5, दैट मींस 9,000 and 6,000। इसका क्या मीनिंग कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आशा बिजनेस को दे रही है 15,000, इस 15,000 में पद्मा का शेयर रहेगा 9,000 एंड कुमुद का शेयर रहेगा 6,000। यानी 9,000 रुपीज पद्मा को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एंड कुमुद को 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो हमने उनको बता दिया, आशा ने जो 15,000 लाए हैं, पद्मा आप 9,000 लेकर के जा सकते हो, कुमुद आप 6,000 लेकर के जा सकते हो, ठीक? उन्होंने लेकर के गए या फॉर्म में है या कितना परसेंट विड्रॉ किया, सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है और आपको दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। हाफ अमाउंट यानी उन्होंने फुल अमाउंट गुडविल का विड्रॉ नहीं किया, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया। तो पद्मा ने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, कुमुद ने हाफ विड्रॉ किया। तो पद्मा का शेयर कितना था गुडविल में? 9,000, उसका हाफ वो लेकर के गई। कुमुद का कितना शेयर था? 6,000, उसका हाफ वो लेकर के गई। तो वो हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, वो एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो गुडविल की हम रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री। पद्मा एंड कुमुद अपने अपने शेयर हाफ उन्होंने विड्रॉ किए, यानी वो घर लेकर के गए, गुडविल लेकर के गए, यानी क्या लेकर के जाएंगे? पैसे ही लेकर के जाएंगे। बट फर्म का पूरा पैसा कहाँ पे डिपॉजिट है? बैंक में। तो वो विड्रॉ कहाँ से किए होंगे उन्होंने? बैंक में से। दैट मींस बैंक में से पैसा विड्रॉ हुआ, कैश इज गोइंग आउट, बट कैश की जगह पे बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये पैसा जो विड्रॉ किए वो किसको मिले हैं? पद्मा एंड कुमुद को। डेबिट द रिसीवर पद्मास कैपिटल एंड कुमुद्स कैपिटल। पद्मा का जो शेयर था उसका हाफ, दैट इज 4,500, कुमुद का जितना शेयर था उसका हाफ, दैट मींस 3,000। ऐसा टोटल अमाउंट बैंक से विड्रॉ हुआ 7,500। एग्जैक्ट हाफ अमाउंट है गुडविल का। जो गुडविल उसने 15,000 लाया, उसमें से हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल पद्मा एंड कुमुद ने विड्रॉ किया। डन। गुडविल की हमने देखी आज भी 3 एंट्रीज। पहले गुडविल अमाउंट रिसीव्ड, दैट गुडविल अमाउंट पेएबल एंड देन गुडविल अमाउंट इज पेड टू, बट हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल पेड टू पार्टनर्स। ठीक, तो ये तीनों एंट्रीज करेंगे, सभी ले जाएंगे। बैंक टू गुडविल, इसमें मैंने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो ये बैंक अकाउंट में तो पोस्ट करना पड़ेगा। बैंक डेबिट, बैंक के डेबिट में गुडविल 15,000
नेक्स्ट एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें से मैंने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया बट पद्मा कुमुद हमने अकाउंट ओपन किए, तो पद्मा एंड कुमुद में एंट्री पोस्ट करेंगे। दोनों क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट में बाय गुडविल। पद्मा's share in Padma's column, Kumud's share in Kumud's column. थर्ड एंट्री पद्मा कुमुद टू बैंक, तीनों अकाउंट हमने ओपन किए हैं तो इसको तीनों अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। दोनों कैपिटल के डेबिट हुए हैं तो कैपिटल के डेबिट में टू बैंक। पद्मा's share in Padma's column 4,500, Kumud's share in Kumud's column 3,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में हम डेबिट वाला नाम लिखते हैं, इसे बाय पद्मा's कैपिटल एंड बाय Kumud's कैपिटल। ठीक, अब क्या करना है, गुडविल तो ला दिया, आप सारे अकाउंट्स को क्लोज करो। नेक्स्ट ईयर भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है, नेक्स्ट ईयर भी मुझे सारे अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, इसलिए कैपिटल्स को हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट हमारी टैली होने वाली है, चेक करते हैं कैपिटल्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। तो तीनों के बैलेंसेस लेकर के आओ लायबिलिटी में, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो जाएगा असेट में। चेक करते हैं किस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है। हमेशा आपको यहाँ पे एडमिशन में कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स अमाउंट पेएबल, इसलिए उसे ट्रांसफर होता है लायबिलिटी। ठीक, करते हैं फर्स्ट कॉलम का क्रेडिट माइनस फर्स्ट कॉलम का डेबिट।
500 पे टैली हो रहा है, हमने क्या किया, सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किए, एक एक कॉलम को क्लोज किया जाता है। फर्स्ट कॉलम का क्रेडिट माइनस फर्स्ट कॉलम का डेबिट, तो मिलेगा मुझे फर्स्ट कॉलम का बैलेंस। ये बैलेंस कैपिटल का है एंड कैपिटल आपको एवरी ईयर शो करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए हमने इसके सामने लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। सेकेंड कॉलम का क्रेडिट माइनस सेकेंड कॉलम का डेबिट, तो ये बैलेंस आया। ये सेकेंड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इसीलिए इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल्स हमें एवरी ईयर बैलेंस शीट में शो करने पड़ते हैं, इसलिए इसके आगे लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। देन थर्ड कॉलम का क्रेडिट माइनस थर्ड कॉलम का डेबिट, ये भी आशा का कैपिटल हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, इसलिए हमने आगे लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। फिर हमने क्लोज किया बैंक, डेबिट की टोटल ज्यादा थी इसलिए क्रेडिट में बैलेंस आया। ये बैंक बैलेंस भी, जो भी बैंक में पैसा है वो मुझे नेक्स्ट ईयर भी यूज करना है, तो मुझे इसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसके आगे लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। डन। अब जो जितने भी कैपिटल्स हैं उन सबकी क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी, दैट मींस ये क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं लायबिलिटी में। डेबिट बैलेंस, डेबिट की टोटल ज्यादा थी इसलिए इसे हमने ट्रांसफर किया असेट में। टोटल किया बैलेंस शीट का, टैली मिला 247,500 है। ठीक, यहाँ आरडीडी का कंसेप्ट अलग था ना, फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा। ठीक, जो भी डाउट्स होते हैं आरडीडी पे डिस्कस करते हैं लाइव क्लास में, तो आ जाओ सभी लाइव क्लास में। थैंक यू।